Number 22. If W is a subspace of R power 4 spanned by these two vectors, then which of the following in also in W? तो इनमें से कौन सा W में होगा? जो इस पे डिपेंड करेगा वो W में हो जाएगा. तो देख लो कौन से इन दोनों के स्पान से आ रहा है. तो यहाँ से लीनियर स्पान ऑफ दिस टू वेक्टर, तो इन दो वेक्टर का स्पान करेंगे. एक है 1 0 -1 0 इनका, और दूसरा वेक्टर है 0 1 0 1. इन दोनों का लीनियर स्पान आपको देखना है. और इनके लीनियर स्पान से आपको क्या मिल जाएगा? तो इनका लीनियर स्पान होगा a टाइम्स ऑफ c1 तक कर लो. c1 टाइम्स ऑफ 1 0 -1 0 प्लस c2 टाइम्स ऑफ 0 1 0 1 इजिकल्स टू हो जाएगा c1, दूसरा c1 यहाँ 0 है, c2, थर्ड क्या जाएगा यहाँ पर -c1, फोर्थ हो जाएगा c2. ये कॉम्बिनेशन से आ रहा है. इनका जो कॉम्बिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 -1 0 0 1 0 1 इज दिस वन. इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए. पहला वेक्टर c1, दूसरा वेक्टर c2, तीसरा वेक्टर -c1, चौथा वेक्टर c2. जो भी होगा वो इस अरेंजमेंट में होगा. तो जिसका फर्स्ट और थर्ड वेक्टर दूसरे के नेगेटिव होंगे और सेकंड और फोर्थ वेक्टर सेम आना चाहिए. तो बताओ सेकंड और फोर्थ सेम किसका आ रहा है? ये दोनों भी सेम आ रहा है, ये दोनों भी सेम आ रहा है, ये दोनों भी सेम आ रहा है. बट सेकंड और फोर्थ सेम के बाद फर्स्ट थर्ड नेगेटिव आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए बिना साइन के. तो ये देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत. यहाँ पर 1 और -1 ये इसकी तरह है, ये सही, ये आपका रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग. ये वेक्टर इनके कॉम्बिनेशन में आ जाएगा. ठीक है. तो वैसे भी अगर तुम्हें लिखना है तो आप लिख सकते हैं 1 2 -1 2 वेक्टर इज 1 टाइम्स ऑफ 1 0 -1 0 प्लस c2 इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ 0 1 0. अगर आप लिखेंगे तो आप इसको ऑब्टेन इजीली कर सकते हैं यहाँ से. तो आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 23. कंसिडर 4 सेट ऑफ वेक्टर्स a b c and d इन r क्यूब आएगा यहाँ पे. इन 3 नहीं, 3 डायमेंशन स्पेस होगा, ये r क्यूब में है. आउट ऑफ दीज सेट वेक्टर्स वन सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इन r क्यूब. आइडेंटिफाई दिस लीनियरली डिपेंडेंट सेट. तो इनमें से कौन सा डिपेंडेंट है? कह रहा है कि इनमें से एक सेट डिपेंडेंट है, उसको पहचानिए. डिपेंडेंट होने के लिए डिटरमिनेंट तुम्हारा क्या होना चाहिए? 0. फर्स्ट का डिटरमिनेंट देखिए. फर्स्ट क्या रहा आपका 1 1 1. अगर मैपिंग से या ऑपरेटर से मैट्रिक्स बनाओगे तो कॉलम वाइज लिखना, और अगर वेक्टर्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो आप कैसे भी लिख सकते हो, रो वाइज या कॉलम वाइज लिख सकते हो. अब इसकी ज़रा रैंक देखो, इसकी रैंक कितनी आ रही है? इसकी रैंक तुम्हारी 3 है. ये तुम्हारा क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा. इसके लिए तो ये पूछ नहीं रहा है. सेकंड में एक वेक्टर 0 0 0 है, तो किसी भी सेट में अगर एक वेक्टर 0 वेक्टर आ जाता है तो डिपेंडेंट हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है. जब डिपेंडेंट ही पूछा हुआ है तो डिपेंडेंट डी ही आ जाएगा. ध्यान रखना किसी सेट ऑफ वेक्टर्स में अगर एक वेक्टर 0 हो जाए या एक दूसरे का मल्टीपल हो जाए वो वेक्टर डिपेंडेंट हो जाता है. वैसे भी अब बी और डी, सी और डी के लिए आप डिटरमिनेंट करना, डिटरमिनेंट आपके नॉन जीरो आ जाएंगे. यहाँ से आपका सेट जो ऑप्शन नंबर बी है वही डिपेंडेंट सेट फॉर्म कर रहा है. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो है क्वेश्चन नंबर 26 पे वर्क करो. टी एक मैपिंग है जो r² से r³ में जा रहा है
और हमें इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। तो इसकी रैंक निकालने के लिए आप सीधे अब इसकी मैट्रिक्स बना लो स्टैंडर्ड बेसिस के लिए, और जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 1 1 और 0, और y के लिए बनेगी 1 -1 और 1। तो बेसिकली इसकी रैंक 2 आ गई, रैंक 2 है। तो अब रैंक पे वर्क कर सकते हैं। व्हाट इज रैंक ऑफ टी? रैंक ऑफ टी इज 2। 27 कह रहा है कि इफ s is equals to 110, 213 is a subset of R cube, then which of one of the following vectors R cube is not in linear span of S? इसमें से कौन सा स्पान में नहीं है? पहले इनका लीनियर स्पान निकालो, सबसे इजी है इनका लीनियर स्पान निकालना। और समीकरण बनाएंगे और समीकरण से ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे, कौन सा इसके इनसाइड है, कौन सा इसके इनसाइड नहीं है। तो स्पान कैसे निकालते हैं? C1 ऑफ फर्स्ट वेक्टर 1 1 0 और C2 ऑफ सेकेंड वेक्टर 2 1 3 इज इक्वल्स टू हाउ मच? ये हो जाएगा C1 प्लस 2C2 कॉमा C1 प्लस C2 कॉमा 3C2। ये बन गया C1 प्लस 2C2, C1 प्लस C2, और लास्ट इक्वेशन बन रही है 3C2। अब ऑप्शन से देखो कि इसमें से कौन सा इसके स्पान में है, कौन सा इसके स्पान में नहीं है। अगर हम ऑप्शन फर्स्ट देखें, विच इज़ नॉट इन द लीनियर स्पान, ध्यान रखना कि स्पान में 0 0 तो हमेशा आता ही है। ऑप्शन फर्स्ट तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 0 0 0 तो हमेशा हर एक सेट के स्पान में हमेशा आते आता है। तो अगर हम मान लें कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों सेम होना चाहिए C2, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन मान लेते कि सही है, तो यहाँ से C2 हमारा 1 आ जाएगा, और C2 हमारा 1 आ जाएगा, तो C1 भी हमारा C1 प्लस C2 2 हो जाएगा, तो C1 भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से C1 C2 के मान निकालने से रख सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बी है 3 2 3 इज रिटन एज 1 टाइम्स ऑफ 110 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 213। चेक करो, इनका सम करेंगे तो 1 + 2 = 3, 1 + 1 = 2 एंड 0 + 3 = 3। तो ये भी पॉसिबल है। इन कॉम्बिनेशन में हमें कह रहे हैं कि कौन सा नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर सी को देखते हैं तो इसकी तुलना करते हैं, तो 3C2 ऐसे तुलना करो, 3C2 3 हो जाएगा, तो यहाँ से C2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और C2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे C1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और C1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये गिवन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो C विल नॉट बी इन द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ these two वेक्टर्स। और यहाँ से C1 C2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ से देखो जरा, C2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, C2 की वैल्यू 1/3। तो यहाँ से आप C1 की वैल्यू निकाल सकते हो, C1 + C2 is 1 - C2 is 1/3 is 2/3। और अगर हम C1 + 2C2 का मान निकालें तो ये जाएगा C1 + 2C2, C2 is what 2/3 is 4/3। तो 4/3 1 1 पॉसिबल है, इट शुड बी इन लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ध्यान रखना कि ये कॉम्बिनेशन में है, ये भी कॉम्बिनेशन में है, इसके लिए क्या आया 1 1, ये भी कॉम्बिनेशन में है, इसके लिए क्या आया C1 की वैल्यू आपकी 2/3 और C2 की वैल्यू मैंने निकाली है 4/3। ये निकाल के तो कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आंसर तुम्हारा आंसर विल बी C। तो क्या करना है यहाँ पे, एक समीकरण बनाना,
समीकरण को ऑप्शन से पुट करना, आपको फर्स्ट चेक मिल जाएगा कौन सा इसके कॉम्बिनेशन में है, कौन से कॉम्बिनेशन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 को पे आता है। क्वेश्चन नंबर 28 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 28 में ये कह रहा है टी फ्रॉम आर क्यूब टू ए बी आर स्क्वायर आएगा, टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर बी अ लीनियर मैपिंग डिफाइंड बाई टी एक्स बाई जेड इजिकल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दिया हुआ है। देन डायमेंशंस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, तो डायमेंशंस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इट मीन्स नल टी की बात कर रहा है। तो पहले मैट्रिक्स की रैंक निकाल देते हैं, मैट्रिक्स बना देते हैं, उसकी रैंक निकाल देते हैं, रैंक प्लस नल्टी थ्योरम से नल्टी मिल जाएगी। तो मैट्रिक्स टी कैसे बन जाएगा यहाँ पे, ऑपरेटर टी 1 0 और यहाँ पे आर स्क्वायर में है, दूसरा वाई के लिए बनाओ 1 1, तीसरा जेड के लिए बनाओ 0 1, तो ये बन जाएगा 2 क्रॉस 3 का, तो आर क्यूब से आर स्क्वायर में बन जाएगा। इसकी रैंक कितनी आ रही है, अब बस ये बात है रैंक 2 आ रही है, रैंक 2 आ रही है। तो रैंक प्लस नल्टी थ्योरम के अकॉर्डिंग रैंक प्लस नल्टी 3 आएगी, रैंक 2 आ गई है, तो 2 प्लस नल्टी पुट करके नल्टी आपकी 1 आ जाएगी। तो डायमेंशंस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी शुड बी इक्वल्स टू 1। तो जो आपका मैपिंग दिया है उस मैपिंग के नल स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो आपकी 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ सब स्पेस, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सब स्पेस की डायमेंशन हम इजीली निकाल सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ सब स्पेस W इक्वल्स टू ABC, यहाँ से कंडीशन कितनी है, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अगर हम होमोजेनियस सिस्टम बनाते हैं ABC के लिए वो क्या बनेगा, 1 कॉलम 2 बैच बनेंगे 1 1 1 दिस टाइप ऑफ ABC मतलब और बनाएंगे। तो बेसिकली और तो रूल्स में है नहीं, अब 3 की स्पेस में बनाते हैं तो रैंक कितनी है 3, रैंक प्लस नल्टी से चला जाता है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक अगर देखा जाए इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ रही है 1। अब तुम्हें पता है कि डायमेंशंस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस जो होती है, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम वो क्या होती है, n माइनस रैंक होती है, n कितना है 3 वेरिएबल, रैंक कितनी है 1, तो कितनी आएगी 2। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर होमोजेनियस सिस्टम के सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन जितनी आएगी यहाँ पर इसके द्वारा इतनी ही इसकी डायमेंशन आएगी। तो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ दिस वन विल बी 2। या तो एक मेथड ये है, या आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि 3 वेरिएबल है टोटल, तो टोटल वेरिएबल जो है वो आपके 3 है, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो यदि मैं आपको ए बी दे दूँ तो आप सी फाइंड आउट कर लोगे, या आपको ए सी दे दूँ तो आप बी फाइंड आउट कर लोगे, या आपको बी सी दे दूँ तो आप ए निकाल दोगे। इट मीन्स इन 3 में से एक वेक्टर आपका डिपेंडेंट होने वाला है। तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर की संख्या जो होगी 1 होगी, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की संख्या 2 होगी, और लीनियरली इंडिपेंडेंट ही आपके काउंट होते हैं आपके डायमेंशन में। तो इसकी जो डायमेंशंस होगी कितनी होगी 2 होगी। तो या तो आप शॉर्ट ट्रिक ऐसे अप्लाई करें या फिर होमोजेनियस सिस्टम बना के यहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, t from r की पावर n to r की पावर n be a linear transformation which of the following statement implies that t is bijective। तो नल्टी अगर n हो जाए तो बाइजेक्टिव होने के लिए ध्यान रखना कि t को 1 1 on 2 होना पड़ेगा, और 1 1 on 2 होने के लिए 1 1 होने के लिए रैंक ऑफ t फुल होनी चाहिए और नल्टी ऑफ टी 0 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि नल्टी n, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि रैंक और नल्टी
दोनों आधा आधा, नहीं, मुझे रैंक नल्टी 0 ही चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रैंक ऑफ टी इज माइनस नल्टी ऑफ टी इज इक्वल्स टू एन, रैंक माइनस नल्टी इज इक्वल्स टू एन, ये इसकी भी पॉसिबिलिटीज के कम चांस है, ये भी आपका सही नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि या सी और डी में देखते हैं कि कौन सा पॉसिबिलिटीज है। इस क्वेश्चन के लिए या तो आंसर ऑप्शन तुम्हारा सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो रैंक प्लस नल्टी हमारी होती है डोमेन स्पेस की डायमेंशन के बराबर, ये होती है, मतलब डोमेन स्पेस की डायमेंशन जो तुम्हारी यहाँ पर है वो n के बराबर होगी। रैंक प्लस नल्टी इज इक्वल्स टू n, ये नल्टी है। और यहाँ पर मैं तुम्हें ये दे दूं कि रैंक माइनस नल्टी इज इक्वल्स टू n फ्रॉम लास्ट ऑप्शन, अगर मैं ये दे दूं आपको, तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके आपको मिल जाएगा रैंक इज इक्वल्स टू n और नल्टी इज इक्वल्स टू 0। मुझे यही चाहिए, मैं टी के 1 ऑन टू होने के लिए रैंक फुल चाहिए और नल्टी 0 चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसलिए नहीं होगा कि ऑप्शन नंबर सी में ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं कि रैंक तुम्हारी n-1 हो जाए और नल्टी तुम्हारी 1 हो जाए, तो इनका सम क्या हो जाए n। बट हमें केवल वही केस ढूंढना है जिसमें रैंक n आए और नल्टी 0 आए, तो ऑप्शन नंबर डी इम्प्लाइज कर रहा है रैंक n है और नल्टी 0 है, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा।